बाजार के लिए आज रहा, जहां हमने देखा जोरदार बिकवाली हावी रही। तो अब आज के बाद कल क्या सेशन में करना चाहिए आपको, ये बताएंगे अगले आधे घंटे में हम आपको। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास लेकर आए हैं शो में हम आपके लिए। जानेंगे कि बाजार में इतनी गिरावट जो हमने देखी उसके पीछे क्या वजह रही, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो हेवी हुए बाजार पर, जिसकी वजह से हमने करीब 2.5% की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में आते हुए देखी। इसके अलावा फोकस होगा मारुति और सिप्ला पर, जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। क्या उम्मीद की जाए इन दोनों ही स्टॉक से और कल रिजल्ट के बाद कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस पर एक राय लेंगे। इसके साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी। और हफ्ते के पहले दिन हमने देखा कि आज बाजार भारी गिरावट पर जाकर बंद हुए। लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन था आज, जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी के 2 शेयरों को छोड़ दे तो बाकी सभी लाल निशान पर जाकर बंद हुए। सेंसेक्स में भी करीब 1500 से अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बाजार में ये बिकवाली क्यों हावी हुई और क्या हलचल रही दिन भर, बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही हैं। जी, बाजार में जो दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसके पीछे काफ़ी सारी बड़ी वजह है। पहले तो ये कि जितने भी सभी एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में भारी बिकवाली है, दूसरी तरफ कच्चे तेल में लगातार एक तेज़ी जारी है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा निवेशक जो हैं वो नए रिस्क लेने से भी बचना चाह रहे हैं, इसलिए बाजार से इस वक्त दूर दिखाई दे रहे हैं। बाकी इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो भारत के जो वैल्यूएशंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो ये एक तीसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। चौथी ये कि फेड की बैठक भी होने जा रही है, अगला जो बड़ा ट्रिगर है, और जिसमें कि लगातार टाइटनिंग की एक बात का सिग्नल यहाँ पर फेड की तरफ से आ रहा है। और इसके अलावा बजट भी आने वाला है, उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है बजट के पहले। और FIIs यहाँ लगातार एक बिकवाली का दौर जारी है। और अगर पिछले 8 दिनों का हम डेटा आपको बताएं तो करीब 16,500 करोड़ की बिकवाली FIIs करके जा चुके हैं। तो ये कुछ 5 बड़ी वजह बताई जा रही है बाजार में गिरावट के पीछे। अगर आज के मार्केट को भी हम देखेंगे तो लगभग 5 दिनों में ही करीब 3,000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। 27 दिसंबर 2021 के बाद निफ्टी 17,000 के नीचे भी आज फिसल गया था। सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में थे, जिसमें कि रियल्टी, मेटल और IT में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो 5 महीने के निचले स्तर पर यह इंडेक्स पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि बाजार में एक रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीब 500 अंक ऊपर बंद हुआ। और सिप्ला और ONGC को छोड़ सभी निफ्टी के जो जितने भी शेयर थे वो लाल निशान में बंद हुए। लेकिन एक निचले स्तर से रिकवरी जरूर देखी गई है, लेकिन कमजोरी के साथ ही आज क्लोजिंग भी देखने को मिली। निफ्टी में जो बड़े लूजर्स थे उसमें JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ग्रासिम, यहाँ पर कमजोरी थी। हाल फिलहाल के लिस्टिंग वाली शेयरों में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा गिरावट देखी गई, करीब 19 से 20% की। इसमें नायका, पेटीएम, PB फिनटेक, जोमैटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि भारी बिकवाली देखने को मिली है। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा दबाव था शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक, IBDL और इसी सेक्टर से जुड़ा सीमेंट स्पेस, यहाँ पर भी आज कमजोरी काफी ज्यादा हावी थी, जिसमें कि मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही कंपनियों में आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। इसमें प्रिज्म सीमेंट, इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, JK सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। और लगातार 5 दिनों से जो हम बिकवाली का माहौल देख रहे हैं भारतीय बाजारों में, क्या इसकी वजह है और अब क्या करना चाहिए यहाँ से आपको आगे? सबसे अच्छी राय कौन देगा? बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स। तो हमने ET Now स्वदेश पर कई एक्सपर्ट्स से बात की, आइए सुनते हैं कि इस बाजार के माहौल पर उनकी क्या राय बनती है। सिर्फ बजट का डर नहीं होगा, हालांकि पिछले 10 साल में 7 बार मार्केट ने बजट के पहले करेक्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से इस बार बजट का डर मार्केट को नहीं होना चाहिए। जो डर है वो आपने जो बाकी फैक्टर्स बताए उसके ऊपर है। ग्लोबली ब्याज की दरें बढ़ रही है, महंगाई का डर लग रहा है लोगों को, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है, चाइना ताइवान से, रशिया यूक्रेन से, मिडिल ईस्ट में भी ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि हर करेक्शन एक निवेशक के लिए
इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगा। वैल्यूएशन आज भी मार्केट के फेयर वैल्यू के आसपास है, सो ये एक इक्वल वेट मार्केट है। यहाँ पे आप अंडर वेट है तो करेक्शन का लाभ उठा के निवेश कर सकते हैं, और अगर इक्वल वेट है तो आप अपनी एसआईपी चालू रखिए। दैट शुड बी दी वे फॉरवर्ड। फ्रैंचाइज की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी सुदृढ़ है या नहीं, तो ये फाइनेंशियल्स में भी यही चीज लागू है। कंपनी सुदृढ़ है या नहीं, हाई क्वालिटी है या नहीं। तो अभी आपने जिन बैंक्स का नाम लिया, HDFC बैंक मशहूर है लास्ट 25 साल में अपने अर्निंग्स क्वालिटी के लिए, और वो इस क्वार्टर भी दिखने को मिली। 18-19% से लोन वो ग्रोथ हुई है। जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इकोनॉमिक रिकवरी का एक अच्छा प्ले रहते हैं, और उस रिकवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपको इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि कोटक बैंक आपके लिए एक सरल तरीका है। सो स्टॉक मार्केट पे क्या मार्केट में क्या शेयर प्राइस उतार चढ़ाव हो रहा है, उस पे ना फोकस करके कंपनी की रिजल्ट्स में क्या आ रही हैं उस पे फोकस कीजिए। रिजल्ट्स आपको साफ साफ दिखला रहे हैं कि ये बैंक इकोनॉमी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंपनी में हम निवेश करते हैं। मार्सेलस में हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज में HDFC एंड कोटक बैंक का अहम हिस्सा है। प्रति हफ्ते इन कंपनीज के हम स्टॉक लेते हैं। जोमेटो एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ है बिजनेस में, और लीडरशिप पोजीशन है। और इसको मैं फिर कंपेयर करूंगा ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसी इंडस्ट्री से जहां पे कि अभी भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है, कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है और यूनिट लेवल पे ही प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एक दो कंपनी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी मेरे हिसाब से। तो मेरा फोकस है कि ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें जिसमें यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी है, सेक्युलर ग्रोथ है और एक क्लियर लीडरशिप है इंडस्ट्री में। तो दूसरे नाम अगर मैं ले सकूं तो है जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, वो उन्होंने अपना एक डिजिटल सब्सिडरी बनाई है अपोलो हेल्थ केयर करके, जिसमें उन्होंने अपने सारे डिजिटल बिजनेसेस ट्रांसफर किए हैं। वो है एंजल वन है जो एक ब्रोकिंग कंपनी है जिसका पूरा मॉडल ही इंटरनेट बेस्ड है, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबरदस्त ग्रोथ है, 7 रुपए का उन्होंने क्वार्टरली डिविडेंड दिया लास्ट वीक। तो ऐसे कंपनीज हैं जहां पे कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करके जो यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको और बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। ऐसे कंपनीज मेरे को लगता है कि लंबे समय तक काफी फायदा देंगी, और इस करेक्शन में, शार्प करेक्शन में इन्वेस्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ऐसी कंपनीज को। बिल्कुल, तो बाजार के दिग्गजों का नजरिया आपके सामने, और हमारे साथ भी दो खास मेहमान अब जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, शर्मिला जोशी और कुश बोरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शर्मिला, आपने कैसे रीड किया आज की जो गिरावट है उसको? आपने सुना बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, उनका भी अलग अलग राय बन रही है, लेकिन जो फैक्टर्स इस समय प्ले कर रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर जो यूएस में हो रहा है उसका असर हमारे बाजारों पर दिख रहा है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रहे हैं। हमने देखा क्रूड नई ऊंचाइयों पर पहुँच रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो जो है वो काफ़ी हद तक क्रैश हो रहा है। आपको भी लगता है कि इन्हीं सब का असर हमारे बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, और 2-3 वजह और भी है, क्योंकि यस डेफिनेटली ग्लोबली मार्केट्स आर करेक्टिंग, क्रिप्टो करेंसी में भी वॉलेटाइल है, यानी देयर सीम्स टू बी अ सेल ऑफ। लेकिन आई थिंक यहाँ पर और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यही रहेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी सेलर्स रहे हैं, उसके साथ साथ रिटेल HNI से साइड से भी सेलिंग है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है कि दिस इज अ ट्रंकेटेड वीक और एक्सपायरी भी है, सो दैट इन इटसेल्फ पुट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ प्रेशर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट, वी आर गोइंग इनटू अ बिग इवेंट व्हिच इज अ बजट। ये जो आज हमने कॉन्सेंट्रेटेड सेल ऑफ देखा, दैट वाज ऑनेस्टली क्वाइट अननर्विंग, क्योंकि इतना खराब मार्केट हमने शायद अभी 2 सालों में नहीं देखा है कि जिसमें गिरावट बनी रहे पूरे दिन, और एवरी टाइम मार्केट स्टार्ट्स टू रिकवर फिर से सेलिंग आए। एंड दिस इज द काइंड ऑफ सेलिंग वेयर यू आर नॉट लुकिंग कि मुझे ये प्राइस पे बेचना है, बस दिस इज द वैल्यू दैट आई हैव टू सेल एंड आई हैव टू डू इट बाय द एंड ऑफ द डे। उस तरह का फीलिंग आता है जब आप इस तरह मार्केट गिरता है। सो इट वाज अ लिटिल अनसेटलिंग, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर जो आपने सब मेंशन किए, व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली एज वेल एज आई थिंक कि जो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मैंने बातें की।
बिल्कुल, कुछ लेवल्स के लिहाज से अगर बात करें तो 17,200 का लेवल भी आज टूट गया निफ्टी पर। तो कितना पैनिक कहें या चिंता कहें इस समय अब ट्रेडर्स को करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ से दबाव बढ़ेगा या फिर आप एक रीबाउंड की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि आज जब 17,000 आई थिंक 100 का लेवल टूटा, उसके बाद एक हमने शार्प वापस पुल बैक भी देखा था। आपको लगता है ये पुल बैक कल जारी रह पाएगा? नमस्कार सौमित्रा। देखिए, ये हमने पिछले बार भी यही बात की थी कि जब लिक्विडिटी और सेंटिमेंट आता है तो लेवल्स सेकेंडरी हो जाते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है। जिस तेजी से मार्केट्स गिर रहे हैं उस तरह से कोई भी छोटे लेवल्स तो बिल्कुल ही होल्ड नहीं करेंगे। 17,000 का एक मेजर लेवल है। आज मार्केट ने करीब 2 या 3 पॉइंट से ये लेवल ब्रेक किया था और फिर वहां से एक शार्प बाउंस बैक आया था। अगर हम इसी मोमेंटम में रहे तो हो सकता है कि ये लेवल भी टेकआउट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल लेवल्स पे और डेरिवेटिव्स के अगर हम इंडिकेटर्स कंबाइन करें जो सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स में ओवरसोल्ड वाली पोजीशंस हो गई हैं। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन रखता है तो वो भी कहीं ना कहीं आके प्रॉफिट लेना चाहेगा, राइट? तो इसी बहाने मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी नीचे के स्तर पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो एक बाउंस बैक जो है ये मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये फॉलिंग नाइफ जिसे हम कहते हैं उससे पकड़ना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर मैं सिर्फ लेवल्स की बात करूं तो आज जो मार्केट ने 17,000 का स्तर तोड़ा था वो और या उससे जरा सा नीचे, क्योंकि इस मोमेंटम में हम उससे नीचे भी जा सकते हैं, तो 16,900 का एक लेवल रहेगा जो मार्केट को होल्ड करना जरूरी है, वरना हम वापस 16,400 तक भी जा सकते हैं जो हमारा इंटरमीडिएट लो रहा है। और अगर एक बाउंस बैक की हम बात करें तो 17,500 एक लेवल है जो मार्केट अगर बाउंस बैक देता है तो इमीडिएट बेसिस पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ओके, तो 16,800 और 17,500 ये दो अहम लेवल हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है और उस हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बने तो बेहतर रहेगा। चलिए फोकस करेंगे कुछ खबरों पर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर। हमने देखा कि एक्सिस बैंक के नतीजे आज आए और किस तरह यहाँ पर नतीजे कंपनी ने पेश किए, बताने के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हर्ष, कैसे रहे एक्सिस बैंक के नतीजे? एक्सिस बैंक ने हमने Q3 के FY22 के नतीजे रिलीज किए हैं और नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है, 8,650 करोड़ से थोड़ा ज्यादा आते हुए। पीपीओपी का भी नंबर 6,150 करोड़ को ब्रीच करते हुए 17% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पीपीओपी में भी आया है। प्रोविजंस काफ़ी घट गए हैं। लास्ट ईयर यही टाइम पे प्रोविजंस 4,500 प्लस करोड़ के थे। Q2 में प्रोविजंस 1,700 करोड़ पे आए हैं और ये टाइम Q3 में प्रोविजंस 1,334 पे खड़े हैं। पैट भी देखा जाए और वो प्रोविजन नंबर घटते हुए पैट पे क्लियर असर आ रहा है। 3,615 का पैट आया है, 3,615 करोड़ का पैट आया है। 220% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 15% का सिक्वेंशियल ग्रोथ, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए वो पैट नंबर में। निम भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है, 3.5% पे आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि एक इम्पॉर्टेंट नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से, सो पैट के साथ वो भी आगे दिखते हुए। ग्रॉस एनपीए का नंबर 3.17% पे आया है, 36 बेसिस पॉइंट 0.36%, 1/3% से कम हुआ है एक क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और नेट एनपीए का भी नंबर 0.91% पे आया है जो कि 0.17% से घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में 1.08% पे नेट एनपीए खड़ा था। एडवांस और डिपॉजिट्स दोनों साइड पे अच्छा ग्रोथ दिखा है, 16.5+% का एडवांसेस में ग्रोथ, डिपॉजिट में भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ डिपॉजिट साइड पे। कासा रेशियो 22% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अभी कासा रेशियो 44.69% पे 1.5% कासा रेशियो ग्रो हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए एक्सिस बैंक। शुक्रिया हर्ष। आपने भी नतीजे देखे होंगे। शर्मिला, अब आपकी क्या रीडिंग रही? हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस में रिजल्ट्स अब अच्छे आ रहे हैं, आईसीआईसीआई के नतीजे अच्छे रहे, एक्सिस बैंक के भी नतीजे तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, मुनाफा बढ़ा है, एनपीए घटा है। बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे अब आप और कौन सा टॉपिक होगा यहाँ आपका?
यस, आई थिंक कि सभी बैंक्स के अभी तक जो नतीजे देखे हैं अच्छे ही है। आई थिंक एक्सिस बैंक हैज आल्सो टर्न्ड इन अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और एक्सिस बैंक की अगर आप बात करें तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि इस बैंक को सॉर्ट ऑफ बाकी जो प्राइवेट बैंक है उनमें उसमें कमजोर माना जाता था, इस वजह से क्योंकि उनके पास जो द कोर सेक्टर लेंडिंग काफी था, तो एनपीएस का पिक्चर it could get disturbed at any point in time. लेकिन इस बार जिस तरह से एनपीए का पिक्चर भी सामने आया है, it shows that definitely they seem to be on a very good track. आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर ही री रेटिंग जैसे हो गया था बैंक का, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर्स पिछले क्वार्टर भी थे। बट आई वुड थिंक फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव परहैप्स एचडीएफसी बैंक इज मोस्ट नाइसली पॉइज्ड, क्योंकि इट हैज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस इट हैज अंडर परफॉर्म्ड। हालांकि नतीजे एचडीएफसी बैंक के भी बहुत अच्छे थे। So I think HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, these could all be stocks that you could buy. करेक्ट। तो जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर फोकस कर सकते हैं आप। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। कुछ मैं एक स्टॉक आमतौर पर ट्रैक करता हूं, लोगों से पूछता हूं और आपसे भी आज जानना चाहूंगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि सब मार्केट वेटेज बहुत ज़्यादा है और जब बाजार गिरता है या चलता है तो रिलायंस कैसे चल रहा है वो देखना लाजमी होता है। आज भी हमने देखा 4% की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, 2400 का लेवल टूट चुका है। नतीजे हालांकि अच्छे आए थे, उम्मीद थी कि अगर बाजार चलता तो ये स्टॉक रिटर्न अच्छे देता, लेकिन आज काफ़ी दबाव में दिखा। आपको लगता है कि ये जो अब डिप्स आए हैं, 2400 के नीचे के लेवल आए हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है आरआईएल में? जी बिल्कुल, क्योंकि रिलायंस ऐसा स्टॉक है, बेलवेदर है, ये ऐसा स्टॉक है जो आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इसने पिछले कुछ समय से दिया है, उसे जोड़े विद द फैक्ट कि जो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जियो को लेके और बाकी सारे फैक्टर्स को मिला के भी, तभी ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और हर डिप इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और इस बार जो ये 2400 का लेवल तोड़ा है और जो आज की क्लोजिंग है, ये इसके मीडियम टर्म एवरेज से बिल्कुल पास में क्लोजिंग दी है। और काफी बार इस स्टॉक ने ऐसा दिखाया है कि इस लेवल से जो इनके मीडियम टर्म एवरेजेस होते हैं, वहां पे स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। तो बेशक जो आज की क्लोजिंग रही है या जो आज का डिप आया है 2400 के नीचे जो ये स्टॉक आया है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा कैवियट बस ये होता है कि जो ये मोमेंटम है मार्केट का इतनी तेजी से नीचे आ रहा है, उसमें बड़ी क्वांटिटी में ना बाय करें, छोटी क्वांटिटी में बाय करें कि ये ना लगे कि हमारा नीचे का प्राइस मिस हो गया, हम नीचे बाय नहीं कर पाए। तो बाइंग करिए बेशक, बट स्मॉल क्वांटिटीज में शुरू करिए बाय करना। करेक्ट। तो 2400 के नीचे अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कीजिए। अच्छा तरीका वही होता है। एनीवे, एसआईपी कह लीजिए इसको, एसआईपी के जरिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते जाएं, अगर और गिरावट आए तो आपको ऐड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर शर्मिला, एक स्पेस जो काफ़ी हद तक मार खा रही है इस बाजार की गिरावट में, वो है ये जो न्यू एज कंपनी जो लिस्टेड हुई हैं, हाल ही की जो लिस्टेड कंपनियां हैं। जोमैटो को देख लीजिए, आज तो 20% नीचे पहुंच गया। पेटीएम हो गया, नायका हो गया, हमने देखा इन सब में पीबी फिनटेक काफी दबाव दिखाई दे रहा है। यहां पर डिस्कशन बहुत लंबे समय तक ये चल रहा था कि वैल्यूएशंस वैसे भी शायद बहुत स्ट्रेच्ड हैं इन कंपनीज के। क्या आपको कहीं भी कोई ऐसा स्टॉक लगता है जो अब शायद अपने करेक्ट वैल्यूएशन पे आया हो, यहां से एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता हो? वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई थिंक अगर मार्केट इसी तरह के मूड में है और गिरावट है, तो ये पूरा स्पेस ही क्वेश्चन किया जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली देयर वाज फैंसी, ऐसे नहीं था कि इनमें से किसी भी कंपनी के ऐसे नतीजे थे कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड था। इट वाज ऑल बेस्ड ऑन फ्यूचर ग्रोथ। सो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ वेलकम टू द रियल वर्ल्ड फॉर दीज कंपनीज। मुझे लगता है कि काफी इसमें अच्छे मॉडल्स है, लेकिन और मुझे लगता है कि मार्केट फिर से जब अपने व्हेन दे सॉर्ट ऑफ इट गेट्स इट्स मोमेंटम बैक, तब यही स्टॉक्स फिर से ऊपर जल्दी जाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू स्टोरीज ऑफ द फ्यूचर, और ये सब फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। सो गिवन दैट आई लाइक अ स्टॉक कॉल्ड मैप्मा इंडिया, तो आई वुड स्टिल बी अ बायर इन दैट। उसमें काफी करेक्शन हुआ है ये पिछले 2-3 दिनों में, बट नॉट एज मच एज नौकरी, आई मीन बेग योर पार्डन, नाइका एंड पेटीएम एक्सेट्रा। और पेटीएम के कंसर्न्स पहले से ही थे, सो यू नीड टू बी कीप दैट इन माइंड एज वेल। So probably I think correction के बाद you could look at a stock like a Nykaa or a Zomato, and of course as I said MapMy India, but you need to wait, क्योंकि मुझे लगता है कि market
थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा और आप मिड कैप और लार्ज कैप में थोड़ी रिकवरी देखेंगे, उसके बाद ही इस सेक्टर की तरफ देखिए। बिकॉज एज आई सेड जस्ट नाउ, रियली जो आपने बात कही कि इट वाज ऑल फ्यूचर वैल्यूएशंस वी वर टॉकिंग ऑफ, तो थोड़ा समय दीजिए इन सब चीजों को। ओके, यहाँ पर एक स्टॉक पे फोकस करना चाहूँगा मैं शर्मिला, और उसके बाद कुछ के पास आऊँगा। वो है मारुति का। कल नतीजे आने वाले हैं और ऑटो स्पेस जाहिर तौर पर वैसे भी फोकस में रही है। मारुति पर फिलहाल क्या कॉल है? हमारा जो एनालिसिस कहता है कि यहाँ पर जो है कंपनी का मुनाफा काफ़ी हद तक कम हो सकता है इस तिमाही में। आपका क्या कॉल होगा मारुति पर? जब पहले हम बात कर रहे थे विद दीज न्यू एज स्टॉक्स, तो अगर आपको ऑटो बिजनेस समझना है तो वही है रियली स्पीकिंग, क्योंकि जो फैंसी है आज के तारीख में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एंड मारुति डजंट हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल गेम। उस वजह से टाटा मोटर्स इज गेनिंग ओवर मारुति। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स में हमें कोई इस तरह का सरप्राइज नहीं आएगा। जिस तरह से मार्जिन में करेक्शन है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। दैट चिप शॉर्टेज इशू कंटिन्यूज। इट इज स्टिल इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर, लेकिन कोई इतनी जल्दी में आज की तारीख में मारुति बाय नहीं करना चाहता। इसकी वजह यही है बिकॉज यू आर नॉट सीइंग दैट विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो आई वुड से दैट आई डोंट हैव लाइक अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन मारुति, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रहेंगे नतीजे। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक, अगर ऑटो स्पेस ही अगर आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो उन कंपनी पे फोकस कीजिए जहां थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले बढ़ता हुआ दिखाई दे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। चलिए, वक्त हो गया इस शो में जानने का कि कौन से आइडियाज हमारे मेहमान लेकर आए हैं आज। जानते हैं कौन से हैं आज के वीआईपी शेयर्स। कुछ आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, बाजार में हमने गिरावट काफी ज्यादा देखी। कौन से ऐसे आइडियाज अब आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस गिरावट के बाद खरीदारी या बिकवाली करके हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ पैसा बना सकते हैं? जी, मैं 2 स्टॉक्स ऐसे रेकमेंड करना चाहूंगा जो अगर मार्केट में और फॉल आता है और आपके पोर्टफोलियो में वो रह भी जाएं तो भी आपको कोई चिंता का विषय नहीं होगा। पहला है आईसीआईसीआई बैंक। 798 का इसका आज का क्लोजिंग आया है और इसका टारगेट रहेगा 825 का और 790 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब। 2463 की इसकी आज की क्लोजिंग रही है। 2600 का टारगेट और 2400 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में होल्ड किया जा सकता है। बट जैसा मैंने कहा, अगर मोमेंटम में ये स्टॉक्स नीचे भी आते हैं तो ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। तो 2 स्टॉक जो आप कल भी ले सकते हैं और पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और पॉलीकैब। दोनों में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बाय कॉल्स है यहाँ पर। शर्मिला, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे आज? देयर इज एक्चुअली अ स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि आपको जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका एक बास्केट बना के लेना चाहिए। सो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। टुडे आई एम गोइंग विद एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ सिंपली बिकॉज उनके नतीजे आ गए हैं, नतीजे अच्छे हैं। So there are different reasons जो SBI Life is in some parameters and ways which is better than HDFC Life. HDFC Life because of its name और वो उनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है और नतीजे भी अच्छे हैं और ऐसे लगता है कि अभी जो उनके इश्यूज रहे वो अभी they're sort of back on a growth trajectory. तो ये 2 स्टॉक्स तो आज मैंने रेकमेंड किए हैं। देयर फॉर द लॉन्ग टर्म आप इसमें इन्वेस्टेड रहे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस काफी अभी इट्स एट अ नेसेंट स्टेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। काफी अभी पॉपुलेशन के ने अभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है। सो देयर इज ग्रेट ग्रोथ हियर। तीसरा स्टॉक एज आई सेड कुड बी आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, लेकिन एक बार उसके नतीजे आने दीजिए। ओके, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के लिए वेट कीजिए, नतीजे आने दीजिए, लेकिन आपको फोकस कर सकते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना रही हैं शर्मिला, और आप अपने पोर्टफोलियो में इनको शामिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और कुछ आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स भी देने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।